ये तो शुरू किया जा रहा है आज की क्लास। आज देख सकते हैं कि 150 प्रश्नों वाला दूसरा नंबर मॉडल सेट लेकर के बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल पेपर है और 150 क्वेश्चन होगा इसमें, क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें भाग 1 में 30 नंबर और भाग 2 में जो आपका समान अध्ययन होगा। समान अध्ययन में गणित, आपका रीजनिंग, इस तरीके से प्रश्न रखे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर शुरू किया जाता है, वो है, आप देख सकते हैं कि टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का टाइम होगा, जबकि मार्क्स जो होगा टोटल 150 नंबर का होगा, क्योंकि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये शुरू किया जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर रखा गया, इस प्रश्न को हम रखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आप लोगों को ये आसानी से दिखना चाहिए। कल जैसे कि प्रॉब्लम हुआ था, वैसे प्रॉब्लम से पूरे तरीके से कोशिश किया गया है कि उससे छुटकारा मिले और कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आज पूरा पूरा जो है कोशिश किया गया है। तो जितने लोग हमारे बीच है, इसकी जो है पूरी संभावना रखें कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो कुछ बताया जाएगा उसमें आपको आसानी से सब कुछ देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जूम कर दिया गया पूरे पूरे जो है। अब यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला शुरू होगा। लैंग्वेज जो दिया गया है, पहले आपको इंग्लिश पूछा जाएगा और इंग्लिश के बाद में आपको मिलेगा हिंदी का प्रश्न, और हिंदी के प्रश्नों का उत्तर आप लोग देंगे। सबसे पहले प्रश्न रखा गया कि इफ आई एम योर ब्रोदर यू विल बी माई, आप क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपका भाई हूं तो आप क्या होंगे? ये प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर आप लोग को देना है। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर कितने लोग पा रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है लाइव चैट में प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। और इसी तरीके से प्रश्न देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है गुड इवनिंग बोले जा रहे हैं, और इसी तरीके से प्रियांशु राज डी उत्तर दे रहे हैं। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन एबव हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग जो है नीचे की तरफ, और यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। लिखा है, आई विल कॉल यू अप एट नाइट, द टाइम मे बी, क्या हो सकता है? अब यहाँ पर जो है टाइम पूछा गया, यहाँ पर नाइट के टाइम, ध्यान में रखिएगा। नाइट के टाइम पूछा गया है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट। अब ये टाइम क्या हो सकता है आपका? 7 AM हो सकता है, 4 PM हो सकता है, या 11 PM हो सकता है, या मोर देन एबव। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ज्यादा देर टाइम हम नहीं लेंगे, बहुत तेजी से प्रश्नों का उत्तर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग को लगाना है। और जितने लोग प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कि 11 PM हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि रात के समय टाइम जो होता है वो हमेशा PM में होता है, और ये ना रात के समय पूछा गया, इसलिए 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं होगा। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर रखा गया, इसका सही उत्तर आप लोग को लगाना है। लिखा हुआ है कि द पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि इसका क्या होगा आपका। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वेटर्न होगा, या यहाँ पर जीनियस लिखा है ये होगा, या यहाँ पर लिखा है कि सीजन्ड होगा, और यहाँ पर लिखा है कि मोर देन एबव। इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को लगाना है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो है जिस तरीके से आप लगा रहे हैं, तो जैसे कि वेटर्न का होता है अनुभवी हो जाता है, और इसी तरीके से जीनियस का कहा जाता है जीनियस, और इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्नों का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा अनुभवी। अब बढ़ते हैं हम लोग जो चौथा नंबर प्रश्न की तरफ, इसका सही उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? जैसा कि चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा है, इसको पहले पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द, यानी कि वर्ड मोबाइल। अब इसको जो है मोबाइल वाले का जो है इसका देना है आपको, इसका सही एंटोनेम क्या होगा? गिवन द सेंटेंस, जैसा कि ये सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको देना है कि इसका एंटोनेम क्या होगा। कि द स्ट्रेंज, लिखा है कि टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर द कवर्स ऑल द फनी एंड द, इसके बाद लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंग थिंग द हैपनिंग इनसाइड द टाउन। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन रखा गया है, इस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे तो लिखा है इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, और इसी तरीके से दूसरा नंबर में स्ट्रेंज लिखा हुआ है, तीसरा नंबर में यहाँ पर लिखा है कि स्टैंडिंग लिखा हुआ है। मोर देन इसमें एबव हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जैसे कि प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही उत्तर जो है, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील। मोबाइल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गतिशील होता है। तो जो लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है कि स्टैंडिंग हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ, इसका उत्तर कौन लोग लगा पाते हैं? जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, पांचवा नंबर प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोग को बताना है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक, यानी कि विथ ए ब्लैंक टू बी filled with an appropriate word।
अब यहाँ पर दिया गया कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर देना है अल्टरनेटिव व्हेन देयर आर द नेगेटिव टॉक्सिक थॉट माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। तब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए मैं प्रश्नों का तेजी से उत्तर देकर के बढ़ रहा हूँ। टोटल 150 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर करना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउडिंग हो जाएगा। लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो 5वां नंबर प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो गया वो होगा आपका क्लाउडिंग, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके आधार पर। अब बढ़ेंगे हम लोग नीचे की तरफ, हम लोग जो है तेजी से जो है करने के काम करेंगे। टोटल 150 प्रश्न है। नीचे जहां पर समझाने वाली बात होगी हम जरूर समझाएंगे। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि सिलेक्ट द, लिख इसको लगाना है कि इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि इसमें जो है स्प्लिट वर्ड करके जो है जो इनकरेक्ट रखा गया उसको सेलेक्ट करना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि इनकरेक्ट इसमें कौन सा है स्प्लिट वर्ड में, इसको देख करके आपको बताना है। जैसे कि 7वां नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा, छठा बल्कि नहीं, 7वां नहीं, बल्कि इसको आप छठा नंबर इसको कहेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, इसका उत्तर आप लोग को देना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि इनकरेक्टली स्प्लिट शब्द में जो है स्पेलिंग को यहाँ पर देखना होता है कि स्पेलिंग सही है कि नहीं है, और उस स्पेलिंग को जो है आपको देख करके उसका आंसर देना होता है। और जितने लोग इसका आंसर जो सही उत्तर दे रहे हैं, स्लैग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्लैग हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि स्लैग का जो स्प्लीन होता है वो होता है SLEDGE, ये होता है स्लैग का स्प्लीन। तो इसमें डी जो है हाइड हो गया है, यानी कि डी यहाँ पर गायब है, इसी वजह से जो है इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर लिखा है कि एक्सलेशन, इसका आपको उत्तर देना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। एंटोनिम नहीं बल्कि साइनोनिम इसका क्या होगा, यहाँ पर साइनोनिम लिखा हुआ है, इस साइनोनिम का आपको पहचान करना है। तो 7वां नंबर प्रश्नों का जो आप लोग सही पहचान करेंगे, तो इसका मतलब आप लोग को देखना है कि एक्सलेशन का मतलब होता है उमंग, जिसको कहते हैं आनंद, जिसको कहा जाता है, इसको उमंग या आनंद इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर सही क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग को लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस हिसाब से डिजेक्शन है, एसेस्टेसी है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि सेटिस्फेक्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक्सेस्टेसी जो है इसका मतलब होता है उमंग, इसको कहते हैं, इसको भी उमंग कहते हैं, जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न दिया गया उसके हिसाब से। 8वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग को लगाना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि विच कम्स अर्लियर इन ए पार्टिकुलर ईयर। अब इसका सही उत्तर देना है, विच कम्स अर्लियर इन ए पार्टिकुलर ईयर, जुलाई आता है, या यहाँ पर दिया गया है कि आपका जून आता है, फरवरी आता है, या मोर देन 1 आता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर उसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी। फरवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जितने लोग लगा रहे हैं, क्योंकि यही होता है जो पार्टिकुलर ईयर में आता है, फरवरी में। ठीक है, अब जस्ट हम नीचे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम अब लगाना है। अब इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। यहाँ से इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जहां जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा, इसको आपको लगाना है कि अपभ्रंश होगा, प्राकृत होगा, पाली होगा, या हिंदी होगा। और इसी तरीके से ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका उत्तर आप लोग को लगाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन आर्य भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है, और भारतीय आर्य भाषा को 3 अलग-अलग हिस्सों में इसको बांट के रखे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इस तरीके से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसी तरीके से एक और होता है, वो होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले होगा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, इसका सही उत्तर होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, इसको याद करते रहेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया था, और महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इसके हिसाब से
10वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर क्या आप लोग दे पाते हैं? लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें एक विदेशी शब्द की पहचान करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द विदेशी है? निवास विदेशी है, महल विदेशी है, पपीता विदेशी है या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे कि 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो विदेशी शब्द का मतलब ये होता है कि किसी न किसी दूसरे देश से आया हुआ वो शब्द, इसको विदेशी शब्द में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? यानी कि किसी दूसरे जगह से आया हुआ जो शब्द होता है उसको विदेशी शब्द कहा जाता है। प्रश्न जो पूछा गया इसके हिसाब से आप इसका उत्तर देंगे, तो इसमें जो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि महल और पपीता ये दोनों के दोनों विदेशी शब्द में शामिल है। ठीक है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि मूलतः महल जो है ये एक अरबी शब्द है और जबकि पपीता जो है आप देखेंगे तो ये पुर्तगाली एक शब्द आता है। 11 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि अवयव यानी कि अवयव को क्या कहा जाता है? अवयव को क्या कहा जाता है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है कि अवयव को क्या कहा जाता है? जैसे कि लिखा हुआ है कि विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, निपात कहा जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको बताते चले 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि अवयव को जो है विकारी शब्द कहा जाता है। अवयव को अविकारी शब्द इसीलिए यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि अवयव को क्या कहा जाता है? तो अवयव को जो कहा जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा अविकारी शब्द इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका अविकारी शब्द? तो इसको ज़रा सा जान लें कि अवयव को अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता इसका। ठीक है? अवयव शब्द किसी भी स्थिति में एक समान रहता है, इसका रूप नहीं बदलता है, ठीक है? और जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखे होंगे अवयव का उदाहरण अगर देखा जाए तो कई सारे उदाहरण मिलता है जैसे कि पास, जहाँ, तहाँ, यहाँ, पीछे, ये सब जो है अवयव का उदाहरण है, इसका एग्ज़ाम्पल है, तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ, टोटल 150 प्रश्न है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। यहाँ पर कई सारे लोगों के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। हम लास्ट में आप लोग का नाम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन-सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन-सा नहीं है? जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि गुणवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है या संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है? तो 12 नंबर प्रश्न का यही उत्तर होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम का टोटल कितना भेद है, तो टोटल जो है सर्वनाम के 6 भेद होता है, ठीक है? तो याद रखेंगे एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, सुन लीजिए कि उसमें होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये टोटल 6 सर्वनाम होता है जिसमें आपका गुणवाचक सर्वनाम नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्नों की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तेजी से प्रश्नों का उत्तर देंगे। लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, इसका उत्तर आपको बताना है। जैसे कि लिखा है कि मोहन सुबह ही पटना सिधार गया या मोहन सुबह ही पटना चला गया या मोहन सुबह ही पटना को चला गया, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर पूछा गया है, तो इन विकल्पों में जो सही शुद्ध जो इसमें जो दिया गया ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये होगा इसका सही उत्तर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? हम तेजी से प्रश्न का उत्तर इसलिए करा रहे थे क्योंकि 150 प्रश्न का उत्तर करना है। लिखा है कि क्रमवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? क्रमवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 14 नंबर प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि आप लोग लगा रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रमवाचक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? जैसे कि यहाँ पर प्रश्न 15 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कमल यानी कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया। इसका उत्तर आप लोग को देना है कि राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल पर्यायवाची शब्द नहीं है, उत्पल पर्यायवाची शब्द नहीं है या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर आप लोग को लगाना है।
तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 15 नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें रसाल ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द में आप पढ़ेंगे तो जैसे कि अरविंद, शतदल, अंबुज, ठीक है, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची शब्द में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब लोग बढ़ते हैं हम लोग जो नीचे की तरफ, इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग को लगाना है कि हर रोज। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कौन सा समास है, हर रोज में कौन सा समास लगाया गया है, यानी कि अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा। 16 नंबर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर आप लोग जिस तरीके से लगा रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अवयवी भाव जो है ये समास होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अवयवी भाव समास में समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता होती है। ठीक है, इसी के अर्थ के प्रधानता होती है। अब अवयवी भाव समास का उदाहरण आप देखेंगे तो काफी सारे आता है, जैसे कि बेकाम, बेशरम, बतौर, ठीक है, भरपेट, ये सब जो है अवयवी भाव समास में ही आता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग जो 17 नंबर प्रश्नों की तरफ, इसका उत्तर कितने लगा पाते हैं। लिखा है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में जो है वाच्य का कौन सा प्रकार है। यानी कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा यानी कि प्रकार है। तो 17 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा, जैसे का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि कर्म वाच्य जो है ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। बिना कर्ता के भी क्रमवाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पत्र भेज दिया गया, ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे जब आप व्याकरण पढ़ते होंगे तो इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ, जैसे कि प्रश्न 18 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में जो है हम शब्द का ये प्रयोग किया गया है। तो हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, और जिस तरीके से प्रश्न का उत्तर आप लोग दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग एकदम राइट, कई सारे लोग 90% लोग यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक जो है पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है ये। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको बता दें कि सर्वनाम का टोटल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम का टोटल जो है 6 भेद होता है। कितना होता है, 6 भेद होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आप पढ़े होंगे, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और इसी तरीके से पुरुष, ये जो है टोटल 6 सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, टोटल 6 सर्वनाम जो हमने बोला है आपके माइंड में होगा तो एक बार ज़हन में ज़रूर घूमेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि व्यष्टि का विलोम क्या होता है। व्यष्टि जो लिखा है इसका विलोम क्या होता है, इसका उत्तर आप लोग को देना है कि व्यष्टि का विलोम क्या होता है, इसका उत्तर आप लोग को देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया कि प्राची होता है, या यहाँ पर दिया गया कि समष्टि होता है, या यहाँ पर दिया गया है कि सृष्टि होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है इसके हिसाब से आप लोग को उत्तर देना है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको समष्टि कहा जाता है। व्यष्टि का पर्यायवाची विलोम क्या होगा, समष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का। जबकि सृष्टि जो यहाँ पर लिखा है, सृष्टि का पर्यायवाची क्या होता है, तो प्रलय होता है। सृष्टि का पर्यायवाची याद रखेगा इसको, इसका मतलब होता है इसका पर्यायवाची प्रलय होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका उत्तर आप लोग को देना है। नीचे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जिस तरीके से, इसके हिसाब से यहाँ पर उत्तर देंगे तो लिखा है कि दीर्घ यानी कि बाहु में कौन सा समास है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, इसका उत्तर दीजिए कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 20 नंबर प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास होती है, बहुब्रीहि समास होती है। अब बहुब्रीहि समास में जो आपका देखते हैं तो दीर्घ यहाँ पर जो बताया गया है
इसके हिसाब से हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या दे पाते हैं आप लोग? लिखा है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस अलोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस अलोक्ति का सही अर्थ क्या है? लिखा है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए जो है सफलता सरल होती है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाती है, या स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफल प्राप्त कर लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि इसे जो है इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, कर्मठ व्यक्ति के लिए जो है सफलता सरल होती है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं तेजी से प्रश्न करा रहा हूँ क्योंकि टोटल 150 प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग को देते चलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लिखा जा रहा है यहाँ पर कि हिंदी में अल्प प्राण वनों यानी कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 15 है, 30 है, या 19 है? इसमें सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी है। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 इसका सही होगा। कि हिंदी में अल्प प्राणों की संख्या 19 होती है, तो इसको याद रखेगा। अल्प प्राण में कौन कौन सी आती है? जैसे कि आप पढ़े होंगे कि क, ग, च, इसी तरीके से ट, ये सारी जो है इसमें जोड़ी जाती है अल्प प्राण में। महाप्राण की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 14 होती है। तो इसको याद रखेंगे, अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 19, और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? तो वो 14 होती है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग नीचे की तरफ। इसका सही उत्तर आप लोग को देना है। 23 प्रश्न, यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि तैरने की इच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि तैरने की इच्छा के लिए इनमें से जो है उपयुक्त शब्द कौन सी है? तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सी उपयुक्त शब्द है? तितिर्षा इसको कहा जाता है, चिकित्सा कहा जाता है, जिज्ञासा कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तैरने की इच्छा के लिए इसमें सही शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा तैरने की इच्छा के लिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तितिर्सा जो है इसका सही उत्तर होगा। आज के टेस्ट में रखा भी गया था, कई सारे प्रश्न यहीं से रखा गया था, और इसमें कई सारे लोगों ने सही उत्तर दिया भी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कि चिकित्सा इसके लिए क्या होता है? तब पीने की इच्छा रखने वालों के लिए जो है पिपासा कहा जाता है, तैरने की इच्छा रखने वालों के लिए तितीर्षा कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से कुछ जानने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा होती है उसको चिकित्सा कहते हैं, खाने की इच्छा होती है तो उसको जो है बुभुक्षा कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बोर्ड नहीं है और यहाँ पर लैपटॉप से लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन के रखिएगा। और लिखना होगा तो वीडियो को रिपीट करके लिख सकते हैं, वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो लिख सकते हैं इसको, जो जो मैं बोल रहा हूँ। लिखा है कि इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है? मनुष्य तत्सम शब्द है, सूरज तत्सम शब्द है, या घर तत्सम शब्द है? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। देखते हैं यहाँ पर कितना लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर सही उत्तर आप लोग लगा रहे हैं मनुष्य, यानी कि इनमें से जो है तत्सम शब्द जो है मनुष्य सही उत्तर होगा। कि विकल्पों में तत्सम शब्द मनुष्य है, और मनुष्य का तद्भव शब्द होता है, क्या होता है? मनुष्य का तद्भव मानव होता है। मनुष्य का तद्भव शब्द मानव होता है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है सूरज, सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होता है। घर का तत्सम शब्द गृह होता है। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट को भी। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। तो इसका उत्तर आप लोग को बताना है 25 नंबर प्रश्न का। लिखा है कि घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? यानी कि अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे कि प्रश्न पूछा गया 25 नंबर प्रश्न का, घास फूस में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, घास फूस में द्वंद्व समास होता है। अब इसमें जो है जिस समासिक शब्द में जो है दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं ये सब लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? इस तरीके के समास को द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें देखिए घास और फूस, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ गद्यांश मिलेगा, एकदम जैसे एग्जाम में आपका आएगा सेम टू सेम प्रश्न रखा गया है। लिखा गया कि 26 से लेकर के 30 तक जो है
गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। जैसे कि गद्यांश यहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाता है। गद्यांश को आप लोग को हम ये जो पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ को आप लोग पढ़ करके उसका उत्तर आप लोग दे लीजिएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ, इसका उत्तर हम नीचे बता देंगे। आप लोग ज़रूर इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग को मन में हो कि इसको पढ़ करके उत्तर देना चाहते हैं, तो पढ़ के जो है उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर पूरा मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, जो लोग पढ़ करके इसका उत्तर देना पसंद करेंगे तो पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। नीचे मैं बढ़ता हूँ, इसका उत्तर भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। पढ़ेंगे तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। कोशिश कीजिएगा आप लोग एग्जाम में इस तरीके से गद्यांश आता है तो उसका उत्तर जो है पहले आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा, फिर जो है आप लोग गद्यांश पढ़िएगा, ताकि जो है आपको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी। 26 प्रश्न पूछा गया कि सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो जैसे गद्यांश में दिया गया है उसके हिसाब से इसका उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उपयुक्त चुनाव करे। बढ़ते हैं हम लोग जो है 27 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 27 नंबर प्रश्न, लिखा गया कि कौन सा चुनाव हमारे वश में है, कौन सा चुनाव जो है वो हमारे वश में है, यानी कि माता पिता का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव, या जन्म मृत्यु का चुनाव। तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑप्शन इसका सही उत्तर देगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अच्छी बुरी संगति का ये चुनाव जो है यह हमारे बस में है, यह हम अच्छी बुरी संगति का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसका भी उत्तर आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, इसका उत्तर जैसे कि वहां पर गद्यांश में दिया गया है, तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अच्छा या बुरी संगति का चुनाव जो है सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग जो है 29 नंबर प्रश्नों की तरफ, इसका उत्तर आप लोग को देना था। तो गद्यांश में जो दिया था, इसके हिसाब से मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुराइयों की ओर जो है मनुष्य की चित्त जो है ज्यादा और जल्दी आकर्षित होती है। बढ़ते हैं हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। 30 नंबर प्रश्न, ये तेजी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गद्यांश दिया है, इसके बाद जो है गद्यांश आप लोग पढ़ के उत्तर दीजिएगा। मैं तेजी से उत्तर इसका बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम नहीं लेना है। 30 नंबर प्रश्न है कि किसका चुनाव जो है मानव के वश में नहीं है, मानव के वश में नहीं है। फिर से मैं उसी प्रश्न को रखा गया, तो मानव के वश में इसका किसका चुनाव नहीं है, माता पिता का चुनाव नहीं है, जन्म मृत्यु का चुनाव नहीं है, देश काल के तो प्रयुक्त में से इसका एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्नों का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं। अब नीचे बढ़ेंगे तो इसको जरूर हम समझा समझा आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका जो है पार्ट 2 शुरू होगा, तो इसमें समान अध्ययन के प्रश्न आ जाएगा। क्या प्रश्न होगा, समान अध्ययन का प्रश्न होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ये प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से, तो वो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और इसका जो होता है, ठीक है, अक्षांश जो होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट इसका अक्षांश होता है। याद रखेंगे कर्क रेखा का अक्षांश भारत में कितना पाया जाता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट इसका अक्षांश पाया जाता है। और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर के ये अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसमें 8 राज्य कौन कौन सी है, तो एक तरफ से पश्चिम से पूरब की तरफ आने के प्रयास करेंगे देख करके। तो सबसे पहले गुजरात होता है, फिर राजस्थान होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, झारखंड होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होता है। तो टोटल 8 राज्य होता है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की तरफ, इसका सही उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से पहाड़ी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, या यहाँ पर दिया गया है कि मीरा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, या मिशमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर क्या होगा, 32 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा या कौन होगा। तो जैसे कि प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे रहे हैं 32 नंबर प्रश्नों का, जितने लोग जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे कि डफला पहाड़ी, इसी तरीके से मीरी पहाड़ी, इसी तरीके से मिशमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, ठीक है, इस तरीके के पहाड़ी आप पाएंगे कि ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ये सब पहाड़ी पाई जाती है। जबकि गारो, खासी, जनजातिया, ये सब पहाड़ी आपको मेघालय में पाए जाएंगे। नागा पहाड़ी ये सब नागालैंड में पाए जाते हैं, और मणिपुर पहाड़ी जो है मणिपुर में पाए जाते हैं, मिजो पहाड़ी मिजोरम में पाया जाता है। तो ये सब याद रखेगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्नों की तरफ। इसका सही उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? लिखा है कि निम्नलिखित में से गंगा का बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यानी कि इसमें कौन है जो गंगा के बाएं तट पर मिलती है, वो गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन है, यमुना है, कोसी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग जानते हैं कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने वाली वो नदी कौन सी है? तो वो है आपका सोन नदी है। ठीक है, जो बिहार में आकर के गंगा से आकर मिलती है, जो दक्षिण बिहार का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख नदियों में जानी जाती है, वो है आपका सोन नदी। ठीक है, और इसी तरीके से उत्तर बिहार का अगर देखेंगे तो सबसे प्रमुख नदियों में जो जानी जाती है, वो है आपका कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख नदी सोन नदी होता है, और उत्तर भारत के प्रमुख नदियों के रूप में जाना जाता है, उसमें आपका कोसी नदी होता है, जो बाढ़ के कारण भी बनता है। तो आपको जो है ये पूछेगा कि बिहार में जो दक्षिण से आकर के मिलने वाली सहायक नदी वो कौन सी है? तो वो है आपका सोन नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। सोन नदी, सॉरी, कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी इसका हो जाएगा, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकल के आती है। सोन नदी तो आपका उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर बिहार में पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देंगे तो बिहार की इस तरीके से नक्शा बनी ही रहती है। ठीक है, इस तरीके से नक्शा बनती है। तो बीच से गुजरती है क्या? आपका गंगा नदी गुजरती है। यहाँ से जो निकल करके सामने सीधे आकर के टकराती है यहाँ पर, वो आपका कोसी नदी टकराती है। और इसी तरीके से जो सोन नदी है, इस तरीके से आती है हिमालय पर्वत से होते हुए, जो उत्तर बिहार में ये निकल के आती है। तो याद रखेंगे, कोसी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर आप लोग को देना है। लिखा है कि बिहार में है, या यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में है, या झारखंड में है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को बताना है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मयूराक्षी परियोजना ये झारखंड में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, ये कहां पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है मयूराक्षी परियोजना। वहीं झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड अलग हुआ था। तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, झारखंड की राजधानी अभी कहाँ पर है? तो रांची में है। और झारखंड के अभी अभी जो है एक करंट अफेयर में पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि कौन से ऐसे राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं? तो वो है झारखंड के मुख्यमंत्री। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 35 नंबर, कि कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग को बताना है कि कामेत चोटी से संबंधित निम्नलिखित में से सही तथ्य कौन सा है? हिमालय के हिमाद्री श्रेणी है, हिमालय के शिवालिक श्रेणी है, सिक्किम में है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को बताना है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया 35 नंबर प्रश्नों का, इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में है। क्या है? कामेत चोटी हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में है। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है 36 नंबर प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शहर समूह पूरी तरह से जो है गंगा नदी के किनारे शहरों पर समूह, यानी कि समूह है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि कानपुर जो गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी, बक्सर या आगरा। इसी तरीके से वाराणसी, पटना, बिजनौर या बलिया, ये जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वाराणसी, भागलपुर, मथुरा, मुंगेर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसके हिसाब से आप तो सबसे पहले याद रखेगा कि पटना जो है गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। तो इसमें जिसमें पटना नहीं है वो एकदम गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी, पटना और बिजनौर और साथ ही साथ बलिया, ये जो है कहाँ पर है? तो ये है आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 37 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग को देना है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित जो है सही तथ्य का चयन करना है कि इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि यह कर्नाटक राज्य में है, या यह जो है घटप्रभा नदी पर है, या यह उड़ीसा राज्य में है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 37 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा, ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कौन कौन सा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा? तो गोकाक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे पहला बात तो ये हो गया, ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गोकाक जलप्रपात जो है ये घटप्रभा नदी पर भी स्थित है।
तो ये दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कर्नाटक राज्य अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में भी कई सारे रूप में जाने जाते हैं, तो कभी हम आप लोग को आएंगे विस्तार से इसके बारे में समझा देंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी सही होने के कारण इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग जो 38 नंबर प्रश्नों की तरफ, इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना इसमें कौन है? जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, या हीराकुंड परियोजना है, ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर सही आप लोग को लगाना है कि कौन लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना है वो सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में और पहली परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। इसके हिसाब से जो दिया गया है कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ, इसका सही उत्तर क्या होगा? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? यानी कि टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति बिहार के किस भाग में है, इसका उत्तर आप लोग को देना है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग को देना है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति जो पाई जाती है वो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पश्चिम में बिहार के टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। तो याद रखेंगे अब उत्तर पश्चिम होता क्या है, तो जैसे कि आप बिहार के इस तरीके से नक्शा बनाएंगे, ठीक है, बिहार की ये नक्शा हो गया, मान लीजिए इस तरीके से ये बिहार का नक्शा होगा। अब उत्तर पश्चिम है क्या, तो ये हो गया आपका उत्तर, और इसी तरीके से देखेंगे तो ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये इलाका कल ही हमने इस टाइप से प्रश्न पूछा हुआ था, तो ये इलाका है जो आपका टर्शियरी चट्टानों के रूप में जाना जाता है, खासतौर से पश्चिमी चंपारण, इसको याद रखिएगा, टर्शियरी चट्टानों के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हम लोग जो है 40 नंबर प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है इसका उत्तर आप लोग को देना है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाले कोलंबस किस देश का यात्री था? इसका उत्तर देना है कि यूरोप, यहाँ पर प्रश्न जो लिखा है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का यात्री था? तो ये तो कोई भी आंसर बता सकता है जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे। फ्रांस के यात्री था, पुर्तगाल के यात्री था, या स्पेन का यात्री था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा कि ये जो है पुर्तगाल के यात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देना है। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है कि ये कहाँ के थे यात्री? यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाले कोलंबस के बारे में यहाँ पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में पूछा जा रहा है? कोलंबस के बारे में पूछा जा रहा है। वही कोलंबस जो भारत की खोज करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन वो 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज निकाले थे। ठीक है, तो वो चले गए थे अमेरिका, भारत के खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गए थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे कोलंबस? तो ये थे स्पेन के रहने वाले। जबकि इसके बाद में जो दूसरा समुद्र यात्री आया वो पुर्तगाली आया, जिसको वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है, जो भारत को 1498 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक बार सभी लोग लाइक कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, जो है प्रीति शाह यहाँ पर जो बोल रही है, मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया प्रीति। एक बार लाइक कीजिए आप लोग दबा के, जिस तरीके से आप लोग जुड़े हुए कंटिन्यू, तो इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को देना है। 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? यानी कि डचों ने, लिखा है कि किस वर्ष जो है पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। 41 नंबर प्रश्न, और जितने लोग यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1658 ईस्वी में जो है डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीता था। यानी कि श्रीलंका भी गुलाम हुआ था, श्रीलंका भी बच नहीं पाया था इन अंग्रेजन से। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे कि 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आप लोग देना है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने के आदेश कब जारी किया था? यहाँ पर आदेश पूछा गया, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आदेश पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब दिया था? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है।
तो चलिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि बंगाल विभाजन को ही आप लोग कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के बाद, बंग आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, इसी तरीके से जो है राखी बांधने का भी एक परंपरा शुरू हुई थी बंगाल विभाजन के बाद। तो कई सारे इसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो कभी-कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता था कि बंगाल विभाजन जो है, वो कैसे हुआ था? यानी कि बिहार बंगाल विभाजन हुआ था, ये कैसे? नहीं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो है विभाजित हुआ था, जिसमें पूर्वी बंगाल अभी वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जब 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से वो अलग हुआ था। तो इस तरीके से याद रखेंगे। लेकिन उस समय जब अलग हुआ, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था, तो वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजित किया था, हिंदू मुसलमानों को देख करके। तब 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बाँट दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बाँटने का आदेश दिया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसको लागू कब हुआ था? इसको लागू कब किया गया था? तो याद रखेंगे, इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल को एकदम अलग माना जाने लगा। तो ये भी डेट याद रखिएगा, यानी कि बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? तो 16 अगस्त 1905 को, जबकि इसको 16 अगस्त कह रहे हैं, सॉरी, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। और जबकि यहाँ पर दिया गया है कि बांटने का आदेश कब दिया गया? तो 7 अगस्त 1905 को बांटने का आदेश दिया गया था। बढ़ते हम लोग जो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर क्या दे पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुआ है 43 नंबर प्रश्नों का, कि साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग, यानी कि साइमन आयोग जो आया हुआ था भारत में, उसमें कुल कितने सदस्य था? 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग को देना है। तो 43 नंबर प्रश्नों का उत्तर जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, सी उत्तर दे रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है कि 7 सदस्य था। ये साइमन आयोग आया कब था? तो इसको डेट याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में आया था। ठीक है, जिसको जो है कहा गया था साइमन कमीशन, वापस जाओ, ऐसे जो है नारा दिया गया था। तो ये कब आया था साइमन आयोग? 1919 ईस्वी में आया था। वजह क्यों वापस किया गया? क्योंकि इसमें जो सातों सदस्य थे, वो सातों के सातों कोई भारतीय नहीं था, सब के सब ब्रिटेन से था। ठीक है, इसीलिए जो है इनकी मंशा ठीक नहीं थी, जो भी ये करने के लिए आए थे, बिल्कुल भी इनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये भारतीयों के लिए कुछ चाहते नहीं थे। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया इसके हिसाब से, कि ये 1919 ईस्वी में आया था साइमन आयोग। बढ़ते हम लोग जो है 44 नंबर प्रश्नों की तरफ। लिखा है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था? यानी कि मुस्लिम लीग कब अलग हुआ था? पहले याद रखेगा, मुस्लिम लीग अलग कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग अलग हुआ था। मुस्लिम लीग बना था। मुस्लिम लीग बना कब था? तो मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अपना जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस उन्होंने कब मनाया था? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर, इसका सही उत्तर देना है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कब उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर जो है काफी सारे लोगों के द्वारा बी बी सही उत्तर दिया जा रहा है, जैसे कि अजय आचार्य है, इस तरीके से प्रियांशु राज है, पिंटू कुमार सिंह है, ये तो सी उत्तर दे रहे हैं। गुरुदेव बोसक है, ये 44 का बी उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुट्ठी भर आसमान, ये सी उत्तर दे रहे हैं। रंजीत कुमार है, बी उत्तर दे रहे हैं। तो जो लोग बी उत्तर दिए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो कुछ लोग का नाम भी हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर तेजी से हम 150 प्रश्न कराना है, तो हम तेजी से करा देते हैं आप लोग को। जैसे प्रश्न लिखा है 45 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था? यानी कि भारत का गवर्नर जनरल पद जो है अधिनियमित किया गया था। इसलिए क्योंकि जो है पहले जो था, वो गवर्नर जो होता था वो केवल और केवल कहाँ होता था? तो वो केवल बंगाल में होता था। ठीक है, उसके बाद जब एक्ट लाया गया तो पूरे भारत के गवर्नर बनाया गया, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उसके बाद वायसराय बनाया गया। तो अलग अलग एक्ट ला ला कर जो है उस गवर्नर के पद को जो है बढ़ाया जाता रहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया, ये किस एक्ट के तहत? तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 से जो है भारत का गवर्नर जनरल पद जो है अधिनियमित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट लागू कब किया गया था?
यहाँ पर देख सकते हैं 1773 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग के शासनकाल था, तब वो बंगाल के गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर सबसे पहले वो बने हुए थे, तो इसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखे हुआ है कि किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत, इसका प्रश्नों का देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं कि किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उसको पढ़िए, लिखिए और ध्यान में रखिए कम से कम। इसलिए क्योंकि जो है उन्हें भारत के सूरज, उगता हुआ सूरज भी कहा जाता है, नवजागरण दूत भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो इस तरीके से याद रखेंगे तो यहाँ पर प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। नवजागरण का दूत किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसको हम शॉर्टकट यहाँ पर लिख देते हैं, राजा राम लिख देंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नवजागरण का दूत, या उगता हुआ किरण, उगता हुआ सूरज भी उनको कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्नों को बढ़ते हैं। अब इसका प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। लिखा हुआ है 47 नंबर प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आपको मालूम होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। तो ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले वो थे दादा भाई नौरोजी। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले, यानी कि लंबे समय तक, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप महात्मा गांधी के बारे में भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर प्रश्न कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि दादा भाई नौरोजी कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 47 नंबर प्रश्न का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1886, 1893 और 1906, ये तीनों टाइम जो है इनको 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और इसके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कितने लोग ले दे पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 48 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य का, यानी कि लोक सेवाओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है या उम्मीद रखी गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में, ठीक है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका से जो है पृथक करने के लिए जो है राज्य कदम उठाएगा? इसके बारे में चर्चा किया गया। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 50 में ये चर्चा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर कितना लोग दे पाते हैं? 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका उत्तर देखते हैं कितना लोग दे पाते हैं कि महान्यायवादी जो होता है, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर आप लोग को देना है। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि इसका सही उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। महान्यायवादी के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, इसी तरीके से 6 वर्ष की अवधि से लेकर के 65 वर्ष तक होता है। तो ऐसे प्रश्न आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो चुनाव आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना दिन होता है? ये जो आपका राज्यपाल होता है इसका कार्यकाल कितना दिन होता है? तो इस टाइप के जो प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है बी उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसलिए क्योंकि जो महान्यायवादी होता है इसकी जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जैसे राज्यपाल होता है ना, वैसे महान्यायवादी होता है। ठीक है, असल में आमतौर पर कहा जाए तो राज्यपाल को भी कोई टाइम नहीं होता है, वो जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति उसको रख सकते हैं। वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, वो राष्ट्रपति चाहे वो उसको जितना दिन तक रहे। ठीक है, तो यहाँ महान्यायवादी जो बताया जाता है इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है रहने का। तो इसका उत्तर आप लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्नों की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है ये होता है आपका, याद रखेगा, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या उसका आयु 65 वर्ष होना चाहिए, तभी वो रिटायर्ड होंगे या हटेंगे। लिखा है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अब यहाँ से जो है आपको मिलेगा मैथ का प्रश्न,
जो आपको एक तरीके से लैंग्वेज वाला प्रश्न है। 120 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। न्यून कोण कहा जाता है, सम कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है या पूरक कोण कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। तो 50 का बबीता कुमार सी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरीके से गुरुदेव सी उत्तर दे रहे हैं, राजकुमार सी उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग सी उत्तर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो 50 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 डिग्री के कोण को जो है अधिक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? 120 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ये याद रखिएगा। 90 डिग्री कोण को सम कोण कहा जाता है, 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, जबकि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। पॉइंट इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर देना है कि दो अंत बिंदुओं को अपनी दो दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? यानी कि दो अंत बिंदु है, उसको दो दिशाओं में अपरिमित रूप से अगर बढ़ाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी वो? जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु ये हो गया, तो दो अंत अंत बिंदु दिया गया है, ठीक है, और इसको अपरिमित रूप से अगर दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाए तो क्या मिलेगा? रेखाखंड होगा या रेखा होगा, या यहाँ पर दिया गया कि क और ख दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ये उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 51 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है, डी उत्तर दे रहे हैं सभी लोग, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा होता है, क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है वो, क्योंकि अनंत की तरफ जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। 52 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा कि 45 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? 45 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, समकोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है या पूरक कोण कहा जाता है? इसका उत्तर देना है। बहुत सारे लोग हैं, उत्तर आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 52 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। तो यहाँ पर प्रश्नों का देने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। 52 नंबर प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। इसमें जो है, चलिए, तो प्रश्नों का उत्तर जितने लोग जो ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं, नियोन कोण, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। 45 नंबर का 52 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 53 नंबर प्रश्न, यहाँ पर इसका उत्तर क्या दे पाते हैं आप लोग? जितने लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जो है चढ़ के एक बार दबाइए और इसको जो है कर दीजिए लाइक के लाइक कर दीजिए आप लोग, यानी कि इतना लाइक कीजिए कि पूरा जो है गंगा बह जाए। तो थोड़ा लाइक कीजिए आप लोग दबा करके, मुझे खुश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके ये सब प्रश्न बनाते हैं, अलग अलग जगहों से लेकर के आते हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। पूरा मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो थोड़ा सा हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। 200 पार पहुंचा दीजिए लाइक करके। 400 लोग हैं तो 200 तो पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा, एक रेखा खंड के खाली स्थान दिया गया कि अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है एक रेखा खंड के? इसका उत्तर आप लोग को देना है कि जैसा यहाँ पर दिया गया कि 2 अंत बिंदु होता है, 3 अंत बिंदु होता है या 4 अंत बिंदु होता है या 1 अंत बिंदु होता है। इसका सही उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है कई सारे लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। 53 का ए उत्तर दिया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा। 53 का 3 यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ सब टीचर हैं क्या, ये बोला जा रहा है। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है 53 नंबर का, जो लोग जो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर होता है कि एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होता है। आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। इससे पहले आप लोगों से पूछा गया था 2 लगातार बिंदु, तो जो रेखा होता है वो उसका लगातार बिंदु होता है, जो रुकता नहीं है, और जो जहाँ पर रुकता है वो रेखा रेखा नहीं बल्कि रेखा खंड हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है तो इसको क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर तो आप लोग का आंसर भी मालूम चल जाएगा, इसलिए क्योंकि करेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दो कोणों का योग जो होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि संपूरक कोण, पूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका तो आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं क्योंकि आसानी से दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। 55 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि प्रश्न लिखा गया है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहा जाता है, सम कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर आप लोग लगाइएगा, देखते हैं कितना लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। 55 नंबर प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर बी आना शुरू हो गया है। सभी लोग बी उत्तर दे रहे हैं, जैसे ज्योति कुमारी बी उत्तर दे रही हैं, विनोद कुमार बी उत्तर दे रहे हैं।
तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर देंगे बिल्कुल सही उत्तर है। समकोण नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया 90 डिग्री से अधिक पूछा जा रहा है, 90 डिग्री नहीं पूछा जा रहा है, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो बार बार कह रहे हैं यानी कि 180 डिग्री का कोण क्या होता है, एक लाइन सीधा खींच दिया जाए, ये 180 डिग्री का कोण है और ऊपर ऊपर से जो एक और लाइन खींच दिया जाए तो ये 180 डिग्री का कोण है और ये चारों लाइन यानी कि एक घड़ी का सुई इस तरीके से पूरा पूरा जो घूम जाता है 180 घूम गया मतलब 360 डिग्री का कोण बना लेता है। तो इसको याद रखिएगा, एक घड़ी जो है पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि 24 यहाँ पर दिया जाता है कि एक घड़ी है, जो घड़ी के छोटा सुई जो होता है वो कितना घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि टोटल 12 घंटा में जो है 360 डिग्री का कोण बना लेता है, चाहे छोटा सुई हो। छोटा सुई 12 घंटा में और इसी तरीके से बड़ा सुई होता है जो टोटल 1 घंटा में पूरा 360 डिग्री कोण बना लेता है। तो ऐसे प्रश्न भी याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में बना के रखिएगा। वैसे टेस्ट हम लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो उसमें इस टाइप से प्रश्न रखा जाएगा, घबराइए नहीं आप लोगों के लिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक किरण और खाली स्थान दिया गया है, इसका उत्तर आपको बताना है। एक किरण जो है क्या होता है, किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक किरण का दो अंत बिंदु होता है, एक किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, एक किरण का कितना अंत बिंदु होता है, इसका उत्तर आप लोग को देना है। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलिए, तो 56 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग जितने लोग यहाँ पर सी उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है कि मेरा नाम लीजिए ना। चलिए, गिरिंदर क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, बैदिया लिखे हुए हैं, गिरिंद्रा बैदिया। चलिए, आपका नाम ले लिए हम, आप लोग भी उत्तर दे रहे हैं। जितने लोग नाम, हम कोशिश करते हैं आप लोग का नाम ले सके। यहाँ पर सविस्ता परवीन थैंक यू सो मच लिख रही है। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर पूछना है कि 56 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक किरण का जो है एक अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है, एक किरण का एक अंत बिंदु। अब कैसे एक अंत बिंदु होता है, मान लीजिए एक किरण है, ये सूरज के प्रकाश है और यहाँ से जब निकलेगी सूरज की प्रकाश तो ऐसे फैलती है, तो इसका अंत बिंदु यही होता है केवल, ठीक है। ये अंत बिंदु नहीं होता है, ये अंत बिंदु नहीं होने के कारण यहाँ पर तीर का निशान लगा देते हैं, एरो का निशान। इसीलिए एक किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है लेकिन घातक प्रश्न है। यानी कि कहा जाता है ना, जितना छोटा होता है उतना ही घातक होता है कोई चीज, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 57 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहा जाता है। आसान है, ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहा जाता है, सम कोण कहा जाता है, या अधिक कोण कहा जाता है, या पूरक कोण कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर बताइए कि 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूरक कोण। चलिए, यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग दे रहे हैं। 56 का सी, 56 का डी, यहाँ पर उत्तर देने का सिलसिला जारी है। 57 का, तो 90 डिग्री से अधिक का कोण जो होता है उसको अधिक कोण कहा जाता है। तो 57 और प्रश्नों का जितने लोग ऑप्शन नंबर 90 डिग्री से छोटा पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री से छोटा कोण। तो 90 डिग्री कोण क्या कहलाता है, एक सीधा लाइन खींचे जाते हैं और एक ऐसे लाइन खींच दिया जाए, ये 90 डिग्री कोण हो गया। लेकिन इससे छोटा पूछा जा रहा था, इससे छोटा जितना भी कोण बनेगा, इससे छोटा 90 डिग्री से छोटा जितना भी कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, एक और बात का ध्यान में रखिएगा, चाहे अगले आते हैं, अगला सेट में उसको लेकर के आएंगे कि कितना कितना कोण जो है कैसे कैसे बनता है, उसको हम बता देंगे, आप लोग को जरूर बताएंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछेगा। यदि एक कोण 20 डिग्री का है तो पूरा कोण के लिए दूसरा कोण कितना होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत भी है, बहुत अच्छा है, बहुत छोटा, बहुत आसान, लेकिन बहुत अच्छा है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव बोसक, यहाँ पर जो है नाम लिए। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोग 58 नंबर का। अगर एक कोण जो है वो 20 डिग्री का है और पूरा कोण के लिए दूसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, कितना डिग्री का अगर होगा तो पूरा कोण बन जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को देना है। पूरा कोण बनाने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, 58 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्नों का जो 57 का ए उत्तर दिया जा रहा है, 58 का उत्तर पूछा जा रहा है, 58 का बी उत्तर दिया जा रहा है। काफी सारे लोगों के द्वारा 58 का बी उत्तर दिया जा रहा है और जितने लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि
70 डिग्री का कोण अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये पूरा कोण बन जाएगा, यानी कि 7 2 9 90 डिग्री का। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ, इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 87 डिग्री है अगर एक कोण है, यदि एक कोण है 87 डिग्री का, तो समपूरक कोण बनाने के लिए दूसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? एक कोण है 87 डिग्री का, अगर उसे समपूरक कोण बनाना है तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? यहाँ पर इसका उत्तर देना है। मेरा भी ना लिए सुजीत कुमार महतो, मैं तो आपको नाम ले रहा हूँ सुजीत कुमार। कई सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। इंग्लिश यहाँ मैथ है, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोग ताकि आप लोग बनाइए, ताकि आप लोग का नाम भी ले लेते हैं। बाकी आप लोग इसका आंसर बनाते रहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 87 डिग्री अगर एक कोण है तो इसमें कितना कोण और जो है होगा, ताकि जो है ये संपूरक कोण बन जाएगा। ये उत्तर आप लोग को देना है। घटक से दर्द लगता है सर, यहाँ पर जो है घटक क्या लिखे हैं, घटक से निष्ठा कुमारी कुछ बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 59 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? 59 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, प्रियांशु राज इसका सी उत्तर दे रहे हैं, सुनीता देवी डी उत्तर दे रहे हैं, सी उत्तर होगा। जितने लोग सी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। सुजीत कुमार महतो है, इसी तरीके से शमशा तबस्सुम है, ये टीचर हैं 32 यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। बढ़ते हम लोग 60 नंबर प्रश्नों की तरफ, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न खत्म हुआ, यहाँ से आप लोग का जीके जीएस का VBI प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा, इसलिए क्योंकि प्रश्न का क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसी परिपथ में, यहाँ पर लिखा है कि किसी परिपथ में यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा अगर अपनाना हो, उसको दिशा को दर्शाना हो, तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, एनीमी मीटर का उपयोग करते हैं, रियोस्टेट का उपयोग करते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर 59 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। देखते हैं यहाँ पर उसका उत्तर क्या दे पाते हैं आप लोग। 59 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। आप लोग 60 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 59 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए जो है, अगर सही देखा जाए इसमें तो वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, ई मीटर भी नहीं होता है, रिएस्टेट भी नहीं होता है, तो इसका सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों में कोई नहीं होगा इसमें। विद्युत धारा के जो पूछा जा रहा है कि दिशा दर्शाने के लिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न दिशा को दर्शाने के लिए, विद्युत धारा को दर्शाने के लिए नहीं, विद्युत धारा के SI मात्रक नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ये प्रश्न को हम जो है, क्योंकि कोई नहीं होगा तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये प्रश्न भी थोड़ा सा बहुत हार्ड प्रश्न है, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। अगर आप लोग को देंगे ये PDF तो जरूर इस प्रश्न को हम लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है 60 नंबर, यौनारंभ के दौरान जो है आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण होता है, या पेशीय विकास के कारण होता है, या यहाँ पर दिया गया है कि स्वर यंत्र जिसको लैरिक्स कहा जाता है कि विकास के कारण होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि यौनारंभ के दौरान जो है आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो इसका सही उत्तर, जितने लोग 60 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है 61 नंबर प्रश्नों की तरफ। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किसी सीधा, प्रश्न आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। लिखा है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। कब? जैसे कि प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 61 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आपको देना है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित
धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो है कितना डिग्री का कोण होगा, इसका सही उत्तर देना है। तो जो लोग यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि इसका 90 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग जो अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह जो है क्या निर्धारित करता है। इसका आणविक द्रव्यमान को दिखाता है, या कार्बन श्रृंखला की लंबाई को दिखाता है, या इसके रासायनिक गुणों को दिखाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके रासायनिक गुणों को दर्शाता है एक कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को लगाना है। 63 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर, खाली स्थान दिया गया है कि का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताते चले कि बेकिंग सोडा, कभी कभी प्रश्न आता है कि खाने वाला सोडा कौन सा है और लगाने वाला सोडा कौन सा है। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है, खाने योग्य सोडा भी कहते हैं और खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसी बेकिंग सोडा के लगाने पर जो है क्या होता है कि पावरोटी जो है फूल जाता है, पावरोटी फूला हुआ दिखता है। तो कोई भी जो ये होते हैं जो मिठाई बनाते हैं या इस तरीके से जो काम करते हैं लोग, वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। या ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घरों में महिलाओं द्वारा जो है पकवान पकाते समय जो है किस प्रकार के सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में रख देगा कि बेकिंग सोडा, या इस तरीके से और भी कई सारे ऑप्शन रखा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर। यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि अपघटक अभिक्रिया कब होती है। अपघटक अभिक्रिया क्या होती है, इसका उत्तर देना है। कि जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके, यानी कि उत्पादन का निर्माण करता है, तब अपघटक अभिक्रिया होती है। जब एक अभिकारक जो है विघटित होकर के सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तब होता है। या जब एक अभिकारक जो है विघटित होकर के सरल उत्पादकों का निर्माण करता है, तब होता है। थोड़ा सा साइंस का प्रश्न आज हार्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका ध्यान में रखिए कि पहले आंसर देने के बाद, यानी कि बीमार नाम नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, हर्षवर्धन सिंह, चलिए आपका नाम हम ले लिए, हर्षवर्धन सिंह। असल में यहाँ पर बहुत सारे आ रहा है, तो मैं नाम लूँ यहाँ पर या आप लोगों को इसका विस्तार से प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करूँ। तो नाम नहीं ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग मायूस ना होइए। लास्ट में हम सभी लोगों का नाम ले लेंगे एक एक करके कि कितने लोग आप लोग ज्वाइन हुए हैं, सब लोग का नाम ले लेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि अपघटक अभिक्रिया कब होती है। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब एक अभिकारक जो है विघटित होकर के सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तो अपघटक अभिक्रिया होती है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग नीचे के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली स्थान दिया गया है कि यानी कि में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्र जल, वाष्प, रेत इत्यादि। तो इसमें क्या है, जैविक वातावरण है, अजैविक वातावरण है, कृत्रिम वातावरण है, या इनमें से कोई नहीं। ये तो उत्तर सभी लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बताने में। तो यहाँ पर जो है 65 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर बता पाते हैं। 65 नंबर का सर 1 to 5 का है, श्यामा कुमारी बोल रही है। 1 to 8 तक है श्यामा कुमारी, ये 1 to 8 तक का है। ठीक है, और बाकी जो जितना जीके जीएस का प्रश्न है, ये तो कहीं भी पूछा जा सकता है। 1 to 8 हो चाहे 1 से 12 तक हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न जो 65 नंबर पूछा गया, इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजैविक वातावरण है ये। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अजैविक वातावरण। बढ़ते हम लोग यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, ये तो आसानी से बता सकते हैं। 9th क्लास आप लोग 10th क्लास पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान। तो उसमें ये प्रश्न हूबहू बहु रखा गया एनसीईआरटी में। तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है MgCl2 है, Na 2NaCl है, Mg है, या 2NaCl है, 2Na प्लस Cl2 है, या N2H2
2NH3 उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया इसमें कौन है, तो संयोजन का मतलब जानते ही है, जुड़ना। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग को बताना है। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो 66 का बी उत्तर दिया जा रहा है आई एम थिंकू के द्वारा। और भी कई सारे लोग हैं। वंदना कुमारी 66 का बी उत्तर दे रही है। हर्ष भोगले हैं, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन सिंह, और 66 का बी उत्तर दे रहे हैं। अनुराग कुमार है 65 का ए उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 66 का प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है। तो 66 का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NaCl। Na नहीं है, N2 है और H2 है। ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में संयोग कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। और जुड़ करके क्या कर रहा है, एक जो है यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके का रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो है, जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये वियोजन कर रहा है। संयोजन का उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। नाम सुनना है कि पढ़ना है। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जाए, इसका उत्तर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी कि दो तत्व मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और एक तत्व जो है दो पदार्थों में विखंडित हो जाता है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो जब संयोजन पूछेगा तो ऐसे ऑप्शन इसका उत्तर होगा, जब वियोजन पूछेगा तो ऐसे ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, जैसे कि लिखा है कि 2023 में जो है इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको करंट अफेयर पूछा जा रहा है, बहुत VVI प्रश्न है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। GSLV MK सेकेंड, LV-M3M4 या PSLV MK थर्ड, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा। सर मैं CC क्या था, इसमें संयोजन हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही बताना है आप लोग का। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, तो आप लोग को मालूम होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 गया, काफी जो है प्रसिद्ध हुआ, काफी नाम हुआ। ठीक है, और ये जो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को ये हरिकोटा से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। चंद्रयान 3 कब जो है लॉन्च किया गया था, कब उड़ान भरी थी, तो 14 को उड़ान भरी थी, 14 जुलाई को। कब उड़ान भरी थी, 14 जुलाई को, याद रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 को सतीश धवन से जो है उड़ान भरी थी ये। तो इसको याद रखेंगे, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये उड़ान भरी थी। अब 67 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग। जितने लोग जो ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, LV-M3M4। ठीक है, रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। यहां पर पूछा गया है कि तीसरा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे की तरफ, इसका उत्तर देखते हैं कितना लोग लगा पाते हैं। जैसे का प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी कि ये कहा जाए कि इसको सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर, प्रश्न पूछा जाए कि 2022 तक बाघों की संख्या काउंट किया गया था, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि अब तक सबसे ज्यादा किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में बाघों की संख्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, 24 अगस्त में पहुंच गया था। यहाँ पर सविता परवीन बोल रही है। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कितना लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई गई है। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। अब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा, सॉरी कौन देश किया है। इसका उत्तर क्या होगा, कौन देश किया है। ये प्रश्न का उत्तर देना है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट 2023 विश्व कप की मेजबानी कौन देश किया है, किसने किया है। भारत ने मेजबानी किया था, ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी किया था, या न्यूजीलैंड ने मेजबानी किया था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए।
तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ए उत्तर दिया जा रहा है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत ने इसकी मेजबानी किया था और भारत उप विजेता भी था। सारे मैच जीतते जीतते जो है लास्ट में फाइनल मैच दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हार गए, ठीक है, और इस वजह से ये उप विजेता हुए और जो है यहाँ पर बी नंबर ये विजेता हुए थे ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल यानी कि ब्योस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? ब्योस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया? तो 70 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसको याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी याद रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अली रेजा, सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी ए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर आप लोग को देना है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, यानी कि हल का टेराकोटा, हल चलने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर आप लोग को देना है कि हड़प्पा कालीन स्थल वो कौन सा है जहां पर जो है हल चलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। इसका उत्तर देखते हैं कितना लोग लगा पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो हड़प्पाकालीन स्थल जो है एक जगह है जिसका नाम है बनवाली, याद रखेगा, जहां से जो है टेराकोटा यानी कि हल चलने का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग जो है। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। अब ये आप लोग पूछेगा ये बनवाली कहाँ है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है ये बनवाली, ठीक है। एक हड़प्पा स्थल है बनवाली, जहां पर जो है ये पाया गया है, हड़प्पाकालीन स्थल है जहां पर हल चलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? ये प्रश्न कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था, बक्सर के युद्ध में जो है भारत की तरफ से कौन कौन से जो है राजा थे या किसके किसके बीच में लड़ाई हो रहा था। ये प्रश्न कई बार घुमा घुमा पूछे जाते हैं। बस अभी पूछा गया है कि सेनापति इसमें कौन था। तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था और ये बक्सर कहाँ पर है? ये बिहार का एक हिस्सा है, ठीक है। और ये 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। 72 का प्रश्नों का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुनरो जो था, ठीक है, ये जो था सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर का। इसमें जो लड़ने वाले थे इस बक्सर के युद्ध में, इसी बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने पूरे तरीके से ये समझ लिया कि अब भारत पर आराम से जो है शासन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्योंकि इसमें जो हारने वाला जो शासक था उसमें मीर कासिम भी था, शुजाउद्दौला भी था, शाह आलम भी था। तो ये 3 शासक हुआ जो ये मुनरो से हार गया था, ठीक है। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और इसी तरीके से जो है शाह आलम सेकेंड, ये तीनों के तीनों मिलकर के लड़ाई कर रहा था और इससे हारने के बाद ये तय हो गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब भारत पर आसानी से शासन कर सकते हैं, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो निर्णायक ये युद्ध के रूप में जाना जाता है भारत के लिए। यहाँ पर दिया गया कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण जो है फांसी दी गई थी, इसमें किसको? प्रफुल्ल चौकी को फांसी दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर क्या होगा? 73 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है कि किसको दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्नों का जो लोग उत्तर आप लोग दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? तो यहाँ पर जो है आप लोग सी सी उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न का। और जितने लोग सी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था, याद रखेगा। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड ये काफी प्रचलित है, तो ये कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। किसको फांसी दिया गया? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे के प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। जैसे का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
बिहार से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। सासाराम में है, मनेर में है, सीतामढ़ी में है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर वही शेरशाह सूरी जिसने किसको हराया था, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं को इन्होंने हराया था, ठीक है। और वो हुमायूं को हरा करके दिल्ली के शासन यानी कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला शेरशाह सूरी, जो काफी प्रचलित रहे। तो शेरशाह सूरी के जो मकबरा है वो कहाँ पर है, रोहतास के सासाराम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सासाराम कहाँ पर है, रोहतास में। तो रोहतास के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में जो है पटना शहर की स्थापना किया था। तो पटना शहर की स्थापना किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किया था। इससे पहले पटना को अजीमाबाद, पटना को पाटलिपुत्रा, इस तरीके से नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसके प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि क्या आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ये प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है कि वो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है। इसका उत्तर क्या होगा, गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल है, या डाबर कोट है, या कालीबंग है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या कोई नहीं। हाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर क्या होगा। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताते चले कि इसमें जितना भी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल है जो गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। ये कुछ नाम याद रखेगा आप लोग, जितने लोग हैं कम से कम हड़प्पा कालीन कुछ स्थल है उसका नाम जरूर याद रखेगा। लोथल हो गया, इसी तरीके से कालीबंग हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये सब नाम कम से कम याद होना चाहिए। और ये कहाँ पर है, कोशिश कीजिए याद रखने के लिए। तो हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि लोथल जो है कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है, देखते हैं कितना उत्तर दे पाते हैं। यहां पर दिया गया है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि विजयालय था, करिकाल था, आदित्य प्रथम था। 76 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश को स्वतंत्र अस्तित्व जो है आदित्य चोल ने दिया था, आदित्य चोल ने। तो विजयालय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चोल वंश के संस्थापक कौन था, विजयालय था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, या संघरक्षक थे। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 77 नंबर प्रश्नों का जितने लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कि महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो सुब्बा कामी के नाम से जाना जाता है, और भी कई सारे। लेकिन लास्ट वाले बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। याद रखिएगा बौद्ध संगीत कब कब हुआ था। तो सबसे पहले बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था आपको 483 में, दूसरा बौद्ध संगीत 383 में, और तीसरा बौद्ध संगीत लगभग लगभग 255 में, और चौथा बौद्ध संगीत लगभग 1 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। राजा से संबंधित बात आती है कि प्रथम बौद्ध संगीत के राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत के राजा कौन था, तो कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में काफी सारा आता है कि ये किसके शासनकाल में बौद्ध संगीत हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखेगा आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि यानी कि किरातार जूनियम पुस्तक किसने लिखा है। यहाँ पर इसका उत्तर देना है कि किरातार जूनियम पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है। भारवी है, शूद्रक है, कालिदास है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 78 नंबर प्रश्नों का जितने लोग उत्तर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। सर, उर्दू क्लास का क्या होगा, उर्दू क्लास का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। उर्दू क्लास मैं स्पेशल संडे को लेकर के आता हूँ, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो जरूर हम लेकर के आएंगे। बीपीएससी द्वारा जो उर्दू पूछा गया है, कोशिश करेंगे उसको लेकर के हम आप लोग को हल प्रश्न पत्र कराएं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा 78 नंबर, इसका सही उत्तर आप लोग को देना है 78 का ए।
तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग भारवी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। 79 नंबर लिखा गया है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था, 79 नंबर प्रश्न का। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। चलिए, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था, जो शुरुआत किया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत पीरियड को स्थापित करने वाला 1526 ईस्वी में, सॉरी 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या उलुग खान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 79 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेगा 72.5 मीटर जो है कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई है। तो याद रखेगा 72.5 मीटर। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। स्टार्ट किसने किया था, कुतुब मीनार ने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पर प्रश्न 80 नंबर पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई देगा उमेश कुमार राम। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल जैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कल प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देवराज प्रथम थे, या वीर नरसिंह थे, या कृष्ण देव राय थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का। क्या होगा इसका सही उत्तर, हरिहर बुक्का इसका सही उत्तर होगा। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसका इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिहर बुक्का हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का थे। बोर्ड की अभाव है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे ये सब समस्या का हल निकल जाए। हरिहर बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है। जैसे कि लिखा गया है कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉम स्रो भारत आया था। सर टॉम स्रो जो है किस मुगल शासक के समय में भारत आया हुआ था। बाबर के समय में आया था, अकबर के समय में आया था, जहांगीर के समय में आया था, किसके समय में आया हुआ था सर टॉम स्रो भारत में। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसके उत्तर आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, 81 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है कि जहांगीर के समय में जो है ये आया हुआ था सर टॉम स्रो, और इसी के बाद से जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होने लगा था अंग्रेजों का फैक्ट्री, क्योंकि जहांगीर के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति देना शुरू हो गया था। यहाँ पर बढ़ गए हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई थी। बहुत आसान प्रश्न है। अबुल कादिर के द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ख्वाजा निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये उत्तर आप लोग को बताना है। चलिए, तो प्रश्नों का जो है 82 नंबर प्रश्नों का जितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर अबुल फजल बिल्कुल सही उत्तर है कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा सही उत्तर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर का। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। मुनरो, टॉम्स मुनरो, याद रखिएगा सर टॉम्स मुनरो के द्वारा जो है रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जो नियम बनाया गया था कि ब्रिटिश जो है भारत भूभाग के टोटल 51% हिस्सा शामिल कर लिया गया था। ब्रिटिश द्वारा जो है अपने अधीन शामिल कर लिया गया था। तो इसे लागू किया गया था मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है। लिखा हुआ है
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि ये जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? बीडी सावरकर ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1857 के विद्रोह को काफी सारे अलग अलग जो है लेखक, अलग अलग इतिहासकार है, इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने शब्दों में इसको कहा है। कुछ लोगों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो कुछ लोगों ने सिपाही विद्रोह कहा है, कुछ लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता की पहली आजादी कहा है, तो अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? वो कहा था बीडी सावरकर, जिसको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्धि चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जिन्होंने बुद्धि चरित्र की रचना की थी, ये किसके दरबार में रहते थे? सदा सदाशकाना के दरबार में रहते थे, वासुदेव के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे? इसका उत्तर क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, 85 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। चलिए, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, कनिष्क बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि ये जो है कनिष्क के दरबार में अशोक घोष जो है बुद्धि चरित्र की रचना की थी, याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग जो है 86 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया के युद्ध, सेडेवा के युद्ध, या सेडान का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, जितने लोग जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं कि सेडान का युद्ध, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ 87 नंबर प्रश्न की तरफ कि इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, चार्ल्स फूरियर को माना जाता है, या रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 87 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कि इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। अब हम लोग बढ़ते हैं, नीचे लिखा है 88 नंबर प्रश्न कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, यहाँ पर दिया गया है कि शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कब की थी? थोड़ा प्रश्न हार्ड हो गया, फिर भी प्रश्नों को आप लोग जब प्रश्न आ ही गया तो इसका उत्तर भी जान लीजिए। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि लगभग 1800 के आसपास में किया गया था। बढ़ते हम लोग जो नीचे प्रश्नों की तरफ। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं दिया, ऋग्वेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? संयुक्त प्रांत पर, कश्मीर पर, बंगाल पर? तो वहीं पूछे है ना स्वदेशी आंदोलन, याद रखेगा, ऐसे भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो काफी सारे प्रश्न लेकर के आता है, इसको याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा हुआ था? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल पर पड़ा था। प्रियांशु राज सबसे पहले उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, और इसी तरीके से ममता कुमारी भी सबसे पहले उत्तर दे रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे की तरफ। 91 नंबर प्रश्न तेजी से हम लोग करते हैं। लिखा है कि पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घट जाता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, या ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ जाता है? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घट जाता है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं पृथ्वी होता कैसे है, तो पृथ्वी लगभग लगभग सॉरी, इसको हम लोग जो है खत्म कीजिए। पृथ्वी के लगभग पृथ्वी होता क्या है? लगभग पृथ्वी जो इस तरीके से होता है। अब इसको आप लोग बताना है कि यहाँ पर व्यास से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा था, बताइए व्यास बढ़ेगा कहाँ पर और घटेगा कहाँ पर? अब आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बीच वाला जो लाइन है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। लिखा है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा
की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास क्या होता है, घट जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है ध्रुव और इधर बढ़ेंगे तो व्यास बढ़ेगा ना, तो ये तो घटना कह रहा है, तो ये गलत है। अब ये प्रश्न पूछा गया ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, ये त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो क्या ये त्रिज्या बढ़ जाती है? 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर कितने लोग लगा पाते हैं? लिखा है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद ये किस राज्य में स्थित है? 90 का हम पहले आंसर दिए थे, बबीता कुमारी, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उपरोक्त में से कोई नहीं, कि गंगोत्री हिमनद जो है किस राज्य में स्थित है। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो गंगोत्री हिमनद जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक जाना जाता है, गंगोत्री हिमनद को। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग जो अगले प्रश्न की तरफ। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कयांत्रित चट्टान आप लोग पढ़े होंगे, अपने विषय पढ़ाए होंगे छठा सतवा के ज्योग्राफी, उसमें इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अवसादी चट्टान, कयांत्रित चट्टान पढ़े होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेनाइट होता है, जो कयांत्रित चट्टान के उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट जो है कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, अब बाकी कयांत्रित चट्टान का उदाहरण हो गया। बढ़ते हम लोग नीचे की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है। यहाँ पे लिखा है कि लू, लू जो है ये किस ऋतु की विशेषता है? लू जो आती है ये किस ऋतु में आती है? पतझड़ के मौसम में आती है, शीत ऋतु में आती है, ग्रीष्म ऋतु में आती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग को बताना है। यहाँ पर इसका उत्तर बताना है। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर कितना लोग दे पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लू जो आती है वो ग्रीष्म ऋतु में आती है। कब आती है? ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में तो आएगा नहीं, पतझड़ ऋतु में भी नहीं आएगा, ग्रीष्म ऋतु में आती है। जब आप लोग खेतों में जाते हैं, गेहूं की कटाई होती रहती है, उस वक्त जो है लू का आने का सिलसिला रहता है, इस तरीके से हवा चलती है। यहाँ पर लिखा है कि गंगा के मैदान को एक के रूप, यानी कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है। किसके रूप में वर्णित किया जाता है? पेडी प्लेन के रूप में, पेनी प्लेन के रूप में, या जियोसिनक्लाइन के रूप में? तो ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, लेकिन जो है इसका सही उत्तर आप लोग को देना है। 95 नंबर प्रश्न का इसका सही उत्तर क्या होगा? तो गंगा के मैदान को जो है जियोसी क्लाइन के रूप में जो है इसको वर्णित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग जो 96 नंबर प्रश्न की तरफ। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन सी है जो एक मीठे पानी का झील है? चिल्का झील है, मीठे पानी का झील, लोकटक झील है, वूलर झील है, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 96 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो आप लोग को बता दें कि वूलर झील तथा लोकटक झील ये एक मीठे पानी का झील है, वूलर झील और लोकटक झील। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों के दोनों क्या है? मीठे पानी का झील है। तो इसमें पूछा गया उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 96 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इसको आप लोग याद रखेंगे। वूलर झील है कहाँ पर? तो वूलर झील आपको जम्मू कश्मीर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, या उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? इसका उत्तर आप लोग को देना है। 97 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शनि ग्रह, जिसका घनत्व क्या है? जिसका घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूरज से दूरी में क्रम में ये जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर देना है। अगर देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि के रूप में अगर देखेंगे तो ये छठे स्थान पर लगभग आता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ, इसका उत्तर क्या होगा। 98 नंबर प्रश्न लिखा है कि दामोदर, कोयल तथा स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से जो है किससे निकलती है। दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये किससे निकलती है। दक्कन के पठार से निकलती है, मेघालय के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए तो 145 उपग्रह शनि के पास है। यहाँ पर सुशील भरनवाल ये उत्तर दे रहा है। चलिए ये एक्स्ट्रा उत्तर, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा उपग्रह इनके पास होता है। चलिए 98 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर के पठार। क्या होगा इसका, छोटा नागपुर के पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब छोटा नागपुर के पठार जो है ये कहाँ पर है, ये तो बेहतर आप लोग को जानते हैं। झारखंड को कौन नहीं जानता। वर्तमान समय में जो है काफी जो है प्रचलित। वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बिहार का पहला रामरस स्थल कौन सा है। यानी कि कैमूर रेंज है, खड़गपुर झील है, कांवर झील है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। 99 नंबर प्रश्न को उत्तर देना है। तेजी से कीजिए, बहुत तेजी से। तो इसका सही उत्तर आप लोग को लगाना है। चलिए तो यहाँ पर जो प्रश्नों का जितने लोग उत्तर दे रहे हैं कि बिहार का पहला रामरस स्थल जो है ये कांवर झील है। क्या होगा, कांवर झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, और कांवर झील ये कहाँ पर है, ये आपका बेगूसराय में पाया जाता है। ये कांवर झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय जिला है जहां पर पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर आप लोग को देना है। लिखा है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा, एक रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। आइसोलॉग कहा जाता है, आइसोबात कहा जाता है, या आइसो हाईलाइन कहा जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 100 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। अब तक 80 रामरस भारत में है। सुशील भरवाल उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इसका सही उत्तर होगा 100 नंबर प्रश्नों का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोबात। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर आप लोग बताइए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। यानी कि भौतिक भूगोल की कौन सी एक शाखा नहीं है। मौसम विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, जैव भूगोल या कृषि भूगोल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको इसमें बताना है जैसे कि भौतिक भूगोल की कई सारे शाखाएं होती है। भू आकृति विभाजन, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, ये सब क्या होता है, भौतिक भूगोल का एक एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन है सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कृषि भूगोल जो है ये भौतिक भूगोल का एक शाखा नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ। इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। यहाँ पर प्रियांशु राज सबसे पहले 101 नंबर प्रश्न का उत्तर दिए हैं, और जो सी उत्तर दिए बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर लिखा है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। तो बहुत अच्छे से आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। 102 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो 102 नंबर प्रश्नों का उत्तर जितने लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि झारखंड है जो भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य के रूप में जाना जाता है। 103 नंबर प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है हैदराबाद में, देहरादून में, या कोयम्बटूर में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। 103 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये जो पाया जाता है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। ये कहाँ पर है, जबलपुर में, जबलपुर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आप लोग को देना है। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। 104 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है।
यानी कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में वो कौन सा जिला है जो बिहार के सबसे पूरब में पाया जाता है? इसका उत्तर बताना। राजीव कुमार सबसे पहले जबलपुर लिखे, बिल्कुल सही उत्तर। बिहार के वो कौन सा जिला है जो बिहार में सबसे पूरब में पाया जाता है, यानी कि वो है जो पश्चिम बंगाल से लगभग लगभग घिरा हुआ है। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो 104 नंबर प्रश्न का उत्तर ए उत्तर दिया जा रहा है प्रियांशु राज के द्वारा और राजीव कुमार के द्वारा ए उत्तर दिया जा रहा है। जितने लोग ए उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है कि किशनगंज है जो बिहार के सबसे पूरब में पाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जम्मू कश्मीर में खारे पानी के झील है? खारे पानी के झील के लिए ये कौन सा प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में? डल झील है, वुलर झील है, नागिन झील है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा 105 नंबर का? चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग को देना है। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है दिया जा रहा है, डल झील श्रीनगर में स्थित है और डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील के रूप में जाना भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वो उत्तर प्रश्न पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सी है? और इसमें खारे पानी का झील कोई नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी का झील, खारे पानी का झील पूछा गया है। ठीक है, और डल झील खारे पानी का झील के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका उत्तर भी हम ये पीडीएफ जब प्रोवाइड करेंगे तो इसमें उत्तर हम लगा करके आप लोग को भेज देंगे। उपर्युक्त में से एक से अधिक को हटा करके यहाँ पर एक उत्तर डाल दिया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा ताकि आप लोग इसका उत्तर से अवगत हो जाइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 106 नंबर के, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर देना है। गुरु शिखर है या दोदा बेटा है या अनाई मूडी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? 106 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी लगाएगा यहाँ पर है, ये अनाई मूडी होगा इसका सही उत्तर, जो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर देना है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सर फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि मालदीव में है, श्रीलंका में है या डियागो गार्सिया में है। हिंद महासागर में अमेरिका के नौसेना अड्डा कहाँ पर है? 107 नंबर प्रश्न को उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डियागो गार्सिया में है। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। 108 नंबर प्रश्न कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 108 नंबर प्रश्न का उत्तर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि सह्याद्री जो है ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट 109 नंबर प्रश्न यहाँ बताना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकते हैं क्योंकि आप लोग को याद होगा, डेन्यूब होगा, अमेजन होगा, टेम्स होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 109 नंबर का प्रश्न कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। चलिए, तो 109 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है कि अमेजन नदी है, और इसी अमेजन नदी के नाम पर जो है अमेजन शॉप भी चलता है जिससे आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं हम सब लोग। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में से स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यानी कि लानोस घास के मैदान। ये काफी प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार पूछने की संभावनाएं है। 110 नंबर प्रश्न का उत्तर, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है लानोस घास का स्थल, लानोस घास का मैदान। इसी तरीके से आता है एक और घास का मैदान आता है, पंपास घास का मैदान आप लोग सुने होंगे, सवाना घास का मैदान इस तरीके से सुने होंगे। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, लानोस घास का मैदान ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है?
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों के द्वारा दिया जाए। 11 नंबर प्रश्नों का, 1 से 11 नंबर प्रश्नों का उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल के पास होती है और ये अनुच्छेद 54 के तहत है। ठीक है, राज्यपाल के पास ये शक्ति प्रदान किया गया है। 112 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए गठन किया गया था। यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किसको गठन किया गया था? स्वामीनाथ को, बलवंत राय को, स्वर्ण सिंह समिति को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? मौलिक कर्तव्यों के बारे में, एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 112 का सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति को गठित किया गया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग जो 113 नंबर प्रश्नों की तरफ, बहुत तेजी से करा रहे हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? यानी कि कौन सा संविधान है जो भारतीय संविधान का, वो कौन सा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों से संबंध, उपाधियों के अंत से संबंधित है, यानी कि उपाधियों को अंत किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? इसमें सही उत्तर क्या होगा? 113 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए, तो जो लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर दे रहे हैं, अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही उत्तर है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकसभा के कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, नियत तारीख से तक होता है, खाली स्थान दिया है, कितना दिनों तक होता है? लोकसभा के कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितना दिन तक होता है? कितना वर्ष तक होता है, कितने साल तक? 6 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है, 4 वर्ष तक होता है? एक समय आया था जब ये 6 वर्ष का भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में इसको 5 वर्ष का कर दिया गया। 114 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है नियत तारीख से। यानी कि जब से शुरुआत होती है तब से इसके कार्यकाल 5 वर्ष मानी जाती है। लिखा हुआ है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इससे कम करने के लिए, यहाँ पर कार्य कहलाता है। ये किस प्रकार के कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है, या कस्टमाइजेशन कहलाता है, या आरंभ कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 115 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो यहाँ पर जितने लोग प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि इसको स्थिरीकरण कार्य कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्थिरीकरण कार्य। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर क्या होगा? 116 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दे रहे हैं, ग्रामीण खेल, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद जाती है, संविधान के अनुच्छेद जाती है अनुसार, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 117 नंबर के कि संविधान के अनुच्छेद वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है? ऐसा लग रहा है कि 150 प्रश्न काफी ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग भी थक जा रहे हैं। तो ये अनुभव बता रहा है कहीं ना कहीं कि प्रश्नों को घटाना चाहिए, 100 प्रश्न ही रहता सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ रख करके। आप लोग सुझाव दीजिएगा, मैं आप लोगों से सुझाव चाहता हूँ, जितने लोग अब तक जुड़े हुए हैं आप लोग बताइएगा, क्या 150 प्रश्न ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए? क्या इसको कम कर देना चाहिए? 100 प्रश्न कर देना चाहिए इसको डेली? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया संविधान के अनुच्छेद से तहत,
तो 117 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक बजट जो पेश की जाती है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 112 अनुच्छेद के तहत वार्षिक बजट पेश की जाती है। सर 100 काफी है बबीता कुमारी के द्वारा, बिल्कुल। और लोग भी सुझाव दीजिए, आप लोग सुझाव दीजिए। मुझे भी लग रहा है कि 100 काफी है क्या। लिखा हुआ है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं। सर घर का काम भी इसी टाइम होता है, बबीता कुमारी बोल रही है। 100 ठीक रहेगा। ठीक है। नो नो नो। आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए। नो यस नो मत कीजिए आप लोग। एहतशाम रेजा बोले 150 ठीक है। यस। सुझाव दीजिए कि क्या बढ़ाना घटाना चाहिए, 100 प्रश्न रहना चाहिए, 150 रहना चाहिए। बस 150 और 100 आप लोग लिखिए, या 125 भी कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हो। सही सुझाव दीजिए। 118 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो है शिक्षक और स्नातक, ये दोनों इसमें चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए जो है प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, या प्रकाशीय विधान पर समिति। 100 ठीक रहेगा, प्रियांशु राज के द्वारा बोले जा रहे हैं। 100 ठीक रहेगा। काफी सारे लोग 100 बोल रहे हैं, बिल्कुल 100 बोल रहे हैं। मैं कल से कोशिश करता हूँ 100 ही क्वेश्चन रहे, सभी जगह से 100 प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है, ये टाइम भी ज्यादा। देखिए यहाँ पर 150 पढ़े ही लेकिन मन ना लगे तो फिर कोई मजा नहीं है। मजा आना चाहिए पढ़ने में, तो जबरदस्ती पढ़ने से क्या फायदा। तो 150 क्वेश्चन को 100 में बदल देना चाहिए। तो आज के प्रश्न 120 पर ही हम खत्म कर देंगे आप लोग को। ठीक है, 120 पर रोक देंगे, लेकिन ये पीडीएफ जब मिलेगा तो इसमें टोटल जितना क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का रहेगा। आप लोग को 120 क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा आप लोग को। 120 पर ही खत्म किया जाएगा। प्रश्न जो इसका आंसर देना था 119 नंबर का, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधीनस्थ विधान पर समिति। 120 होना चाहिए, यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। 100 होना चाहिए। चलिए 120 और आज के आखिरी प्रश्न कर देते हैं इसको, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये किससे संबंधित है। बाकी हमारे भी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जो नए नए लोग होंगे जो अभी तक जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर शिक्षक है, शिक्षक नहीं है तो कोई बात नहीं है, शिक्षक होने के नाते आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन टेस्ट को आप कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं। तो कंप्यूटर पर दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम होता कैसे है। आप चाहे तो उसे साइबर कैफे में भी ले जाकर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका लिंक रहता है, लिंक को शेयर कर दिया जाता है, और उस लिंक को चाहे तो आप दिन भर में कभी भी दे सकते हैं, जब फ्री रहे तब। टोटल इसमें 40 प्रश्न रहता है, और 40 प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रहता है। तो जो लोग ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। आज 7वां नंबर ऑनलाइन टेस्ट था। जस्ट ये क्लास खत्म होगी, इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट का पीडीएफ दिया जाएगा, और उसके साथ उसका क्वेश्चन और उसके आंसर भी दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा कि उसमें क्वेश्चन आंसर क्या होगा। तो ये सब दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, अगर आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग उस ऑनलाइन टेस्ट का ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत फायदा होगी। रोज आप टेस्ट बनाइएगा, रोज उसमें टाइम दिया रहता है कि 40 मिनट में 40 क्वेश्चन देना होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट का विकल्प दिया जाए। ठीक, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं उसमें, तो ये सब फायदा होगा उसके लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सएप नंबर पर आइए, जुड़िए। ऑलरेडी आप शिक्षक है तो 300 रुपये बहुत मायने आपके लिए नहीं रखता है। जब कंटिन्यू हमारी टीम काम कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको उस टीम को के लिए खर्च भी करना होता है, टाइम भी देना होता है। तो इन्हीं सब के लिए ये सब मिनिमम ये रखा गया अमाउंट। इसमें इसी पैसा में आपको पीडीएफ मिल जाता है, इसी पैसा में आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। सब चीज़ आपको एग्जाम तक मिलता रहता है, टेस्ट भी मिलता रहता है, हर चीज़ फायदा होता रहता है। तो ये सब फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखिए कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। आइए ज्वाइन होइए और उसका फायदा जितना हो सके उतना उठाइए। तो आज लास्ट है, और कल से 100 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि हम देख लिए आप लोग जो है थक जा रहे हैं और मैं भी थक जा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल फिर अगला नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर के।
बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट।